हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। और इसमें हमने पार्ट 3 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख ले, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4। और जैसा कि हमारा टॉपिक है त्वरण, ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, राइट। तो त्वरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा ये व्यवहारिक जीवन में देख लिया जाए तो मान लेते हैं कि कोई कार का चाहे हम लोग बाइक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी मोटरसाइकिल का या कार का जो चाल था पहले वो 40 मीटर पर सेकंड था, राइट। जैसा कि आप एक छोटा सा गाड़ी देख सकते हैं, और इसका हमने बोला कि इसका जो चाल था हमारा, या वेग कह देंगे हम लोग, वेग कहेंगे। और वेग जो दिया हुआ है इस गाड़ी का 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। अब ये क्या हुआ कि ड्राइवर इसका जब चलाया, ठीक है, एक्सीलरेट और भी इसका मतलब जान लीजिए कि और स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया, या हो सके घटा भी सकता है, तो मैंने बोला कि बढ़ा दिया। अब ये 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से न चल के अब 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने लगा, राइट। कितने, तो हमने जो बोला अभी लिख दिया यहाँ पर कि अब ये गाड़ी क्या हो रहा है कि 60 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि वेग क्या हुआ था, पहले इस गाड़ी का वेग था 40 मीटर पर सेकंड, और अब क्या हो गया है 60 मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि 40 से 60 हो गया, है ना। उसका स्पीड क्या हो गया, 40 से 60 हो गया। तो कितने का अंतर मिला डिफरेंट, तो आप बोलिएगा कि 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, है ना। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे यहीं से अब शुरू हो जाता है त्वरण का, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि पहले वेग था 40, हो गया 60, कितना अंतर आया, तो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसमें कितना वृद्धि हो गया पहले के वेग में, तो 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया इसका वेग, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पहले 40 फिर 60, यानी कि वेग में परिवर्तन हुआ, है ना, वेग में परिवर्तन हुआ। अगर मान के चलिए 40 से 20 भी हो जाता फिर भी वेग में परिवर्तन हुआ, है ना। तो ये वेग में जो परिवर्तन है, ठीक, वेग में परिवर्तन। अब बताइए 40 से 60 होने में इसके साथ समय भी तो है, तो वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन समय के साथ हो, राइट। वेग में परिवर्तन समय के साथ होता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, त्वरण, है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तो हो गया हमारा कि वेग में, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दिया जाए तो वेग में परिवर्तन उसके समय के सापेक्ष किया जाए, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा त्वरण कहलाता है, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। या दूसरा भी इसका डिफिनेशन होता है। तो मान लीजिए कि हमने यहीं पर पहला वाला ही ले लेते हैं कि मान लिया अब 40 मीटर ना कह के मैंने बोला कि प्रारंभिक वेग जो था इस गाड़ी का u था, राइट, और अंतिम वेग जो चलने लगा वो v हो गया। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि u से v होने में t समय लगा, ठीक। तो मैं पूछूं कि त्वरण क्या होगा, तो त्वरण को स्मॉल a से सूचित किया जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है, तो इसका स्मॉल a ले लिया जाता है, ठीक है, ABCD के छोटे अक्षरों से। तो a बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन, तो पहला अंतिम वेग क्या था v, और प्रारंभिक वेग u, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में समय, ठीक। अगर समय अंतराल है, मान लीजिए कि समय इसका t1 समय दिया हुआ है, ये t2 समय में ये भी हो गया है, तो यहाँ पे t2 माइनस t1 आएगा, राइट। तो वही कहा जा रहा है। अब v में से u घटेगा, तो मान लीजिए कि इसका ये घटा देने के बाद डेल्टा भी आएगा, है ना, अपॉन में t, तो ये बराबर होगा a के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वेग में परिवर्तन के दर, वेग में समय के साथ जितना परिवर्तन होता है उसी को ही कहा जाता है त्वरण, राइट। तो चलिए त्वरण का परिभाषा देख लेते हैं। तो त्वरण का परिभाषा यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किसी गतिमान वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान, जैसे गाड़ी गतिमान है ना, वस्तु के जगह पर हम गाड़ी भी ले सकते हैं, वस्तु तो कोई भी हो सकता है ना, पिंड भी हो सकता है,
और गाड़ी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकता है ना, जो भी गति करता हो। तो उसी का बात किया जा रहा है। किसी गतिमान वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, है ना, यानी कि डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। अब इसका एक और डिफिनेशन बन जाता है यहाँ पर कि और क्या होता है। तो मान लीजिए कि अथवा में दूसरा दे दिया हमारा परिभाषा, आपका जो मर्जी करेगा वो अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने दो परिभाषा लिख लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे कि अथवा में क्या हो सकता है कि किसी गतिमान वस्तु में 1 सेकंड में, वो जो समय है वो 1 सेकंड में बोला जा रहा है ना, तो किसी गतिमान वस्तु में 1 सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है या कहते हैं, है ना। तो 1 सेकंड में जितना भी वेग परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु का, किसी गतिमान वस्तु के 1 सेकंड में जितना भी वेग परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग त्वरण कह देंगे, ठीक। इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा त्वरण का फॉर्मूला दोस्तों, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। ओके, अब मान लीजिए कि वेग परिवर्तन को हम लोग डेल्टा भी से हम सूचित कर लें और समय अंतराल कह रहा है, यानी दो समयों के अंतर को समय अंतराल कहते हैं ना। तो मान लिया कि वो समय अंतराल डेल्टा टी होगा, या आप ए बराबर डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है ना। त्रिभुज मत पढ़िएगा क्योंकि आप क्लास 10th से आए होंगे तो थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि इसे त्रिभुज पढ़ेंगे कि डेल्टा पढ़ेंगे, है ना। डेल्टा इसे पढ़ते हैं, राइट। अब देखिए इसी चीज़ को क्या लिख दिया जाता है, डी वी अपॉन डी टी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है, सो हमने यहाँ पे लिख डाला है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पर कि चूंकि भी बराबर क्या होता है, वेग, भी क्या हमारा वेग है। अब वेग का क्या डिफिनेशन होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, है ना, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि भी बराबर डी एस अपॉन डी टी, राइट। अब इस भी के मान को डी एस अपॉन डी टी को यहाँ पे रख दें भी के जगह पर, तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, इसलिए ए बराबर डी अपॉन डी टी लिख लीजिए उसी तरह, ठीक। और भी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी एस अपॉन डी टी, यहाँ पर हमने वही रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या होता है कि 2 बार अवकलन कहलाता है ना। आप तो अभी अवकलन नहीं पढ़े होंगे, है ना, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि एक बार अगर हम लोग विस्थापन का अवकलन कर देते हैं तो वो वेग बन जाता है ना। अब विस्थापन का अगर 2 बार अवकलन कर दे तो वो बन जाएगा त्वरण, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, भी के जगह पे डी एस अपॉन डी टी रख दिया है यहाँ पर, राइट। अब क्या होगा कि डी, इसका मतलब क्या है कि डी एस अपॉन डी टी का फिर से पुनः अगेन डी टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, यानी कि इस विस्थापन में दोबारा परिवर्तन हो रहा है। एक बार परिवर्तन हुआ तो ये बदल गया वेग में, अब पुनः अगर हम लोग फिर एक बार और परिवर्तन कर दे समय के सापेक्ष तो वो किस में बदल जाएगा, त्वरण में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं इस प्रकार डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सो आप ये वाला और ये वाला भी ध्यान में रखिएगा, और ये जो होता है त्वरण, ये डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे फाइनली लिख दिया है, सो ए इज इक्वल टू डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है कि त्वरण में चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर होता है डेल्टा भी अपॉन में डेल्टा टी। कहने का मतलब है कि वेग क्या है हमारा, सदिश राशि है, और इसमें परिवर्तन करेंगे तो भी क्या मिलेगा, एक सदिश ही राशि मिलेगा ना। और सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें दिशा हो, जिसमें दिशा और परिमाण हो, राइट, जिसमें दोनों होते हैं उसे हम लोग सदिश कहते हैं। तो जब वेग में दिशा और परिमाण दोनों है और ये एक सदिश राशि है तो ये भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा, है ना। सो यहाँ पे वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है कि
त्वरण में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए त्वरण एक सदिश राशि होता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा कि त्वरण क्या होता है, एक सदिश राशि। अब इसका ऐसा ही मात्रक का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं त्वरण क्या है हमारा, तो त्वरण बराबर होता है ए बराबर डी वी अपॉन या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब बताइए कि वेग का डेल्टा वी क्या है, वेग का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। पर का मतलब होता है बटा, राइट। और यहाँ पर फिर क्या है हमारा, बटा में समय है, तो समय का क्या होगा, सेकंड। अब ये सेकंड के बटा में 1 छिपा हुआ है ना, ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे लिख दिया हम कि इसलिए ऐसा ही मात्रक इसका, तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हिंदी में भी लिखा हुआ और इसके जो संकेत रूप है उसमें भी लिखा हुआ है। अब सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा, तो मीटर के जगह पे क्या आ जाता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में तो सेकंड का सेकंड ही रहता है ना। आगे देखेंगे कि विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो विमीय सूत्र तो हमने पहले अध्याय 2 में यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने बता दिया था, मात्रक और मापन में, है ना। तो LT-2 हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, कि क्या त्वरण धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या शून्य होता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें कि त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, जैसे हमने बोला कि कोई गाड़ी ले लीजिए आप, जैसे कि ये हमने कोई ट्रक ले लिया है, ट्रक जैसा लग रहा है नहीं लेकिन मान लीजिए है ना, ये हमारा ट्रक हो गया है, राइट। अब ये ट्रक क्या, अब जैसे ये ट्रक का चाल जो है 40 मीटर ही पर सेकंड रख लेते हैं, ठीक। 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। अब क्या हुआ कि चाहे हम लोग वेग ही ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, वेग ले लेते हैं। तो जैसे कि हम बोल दें अब आपसे कि जैसे कि 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गाड़ी चल रहा था, है ना। अब क्या होगा कि जब इसका चाल 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग में लगातार बढ़ोतरी होते जा रहा है ना। तो जब इस तरह बढ़ते जाएगा वेग, है ना, तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जब बढ़ते जाएगा तो त्वरण क्या होगा, उस प्रकार धनात्मक प्राप्त होगा, राइट। जैसे कि अभी 40 मीटर था, अब क्या हो, घट के आपको 20 मीटर मिल जाए, 20 मीटर पर सेकंड इसका वेग, और फिर इससे घट के आपको 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लगातार घटते जा रहा है ना। पहले 40 था, 40 से क्या हुआ, 20 आया, 20 से 10 हुआ, अब 10 से कुछ और भी होगा, है ना। तो यहाँ पे लगातार घटते जा रहा है। तो इस प्रकार जो त्वरण उत्पन्न होगा, है ना, जब वेग जो है घटते जाता है, किसी भी वस्तु का लगातार घटते जाता है, तो वो जो त्वरण प्राप्त होता है उसे हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक। ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग अवमंदन कहते हैं या मंदन कहते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, अवमंदन या मंदन भी कहते हैं। अच्छा, इतना हुआ। अब देखिए शून्य कब कहलाता है त्वरण, तो जब जैसे कि गाड़ी जो है जैसे 40 मीटर वेग से ही 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल दिया, और ये आगे भी चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही, फिर आगे भी हमने देखा तो उस वक्त भी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही चल रहा था। तो इस प्रकार इसमें क्या हो रहा है कि वेग में परिवर्तन थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन थोड़ा सा भी नहीं होगा तो उस वक्त जो त्वरण उत्पन्न होगा वो शून्य होगा। तो उम्मीद है ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब इसे, जो कि ये अभी हमने जो समझाया है इसे लैंग्वेज रूप में भी, जो कि आप अपना नोट्स अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने वही बात जो अभी समझाया वही हमने लिख दिया है कि त्वरण का धनात्मक, ऋणात्मक
ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप, इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया है। तथा शून्य होना, यानी कि त्वरण किस किस कंडीशन में धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, और किस कंडीशन में त्वरण को मंदन कहा जाता है। तो यहाँ पे तो आप साफ साफ समझ गए होंगे कि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसमें पॉइंट नंबर पहला देख लेते हैं कि बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का परिमाण समय के साथ बढ़ता है, यदि किसी वस्तु का परिमाण मतलब उसका मान, है ना, समय के साथ बढ़ता है तो उसे वस्तु का धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी लगातार बढ़ते जाता है समय के साथ, है ना, उसके परिमाण में, उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होते जाता है लगातार। और परिवर्तन कैसा, तो वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाता है ऋणात्मक त्वरण का। तो इसमें दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि यदि किसी वस्तु का परिमाण समय के साथ, अब देखिए वहाँ पर लिखा गया था यहाँ पर बढ़ता है ना, यहाँ पर घटता है, ठीक। तो उसे वस्तु का ऋणात्मक या ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक। यदि किसी वस्तु का परिमाण जो है समय के साथ घटता जाता है, क्या होता है दोस्तों, घटता जाता है, तो उसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक या मंदन कहते हैं, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा देख लेते हैं कि कब शून्य होता है हमारा। तो पॉइंट नंबर तीसरा है दोस्तों कि जब वस्तु का प्रारंभिक तथा अंतिम वेग बराबर हो। हमने क्या बताया था कि जैसे 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है वो गाड़ी, तो हमेशा उसी वेग से चलता रहे, तो यानी कि उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब वेग में नहीं परिवर्तन आएगा तो त्वरण कहाँ से परिवर्तित होगा, है ना। तो उस वक्त जो त्वरण निकल के आता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जब वस्तु का प्रारंभिक यानी शुरू वाला वेग तथा अंतिम वेग, है ना, बराबर हो, यानी दोनों वेग क्या हो, आपस में बराबर हो, तब उस समय पिंड में या वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण होता है शून्य होता है, अर्थात a = 0 होता है, राइट। तो ये सब समझ में अब आपको आ गया होगा। चलिए एक और इसी में मोस्ट पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है अर्थात tan थीटा, वो किसको प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है, ठीक। वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है अर्थात tan थीटा जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन दे देगा वहाँ पर, वेग दे देगा, विस्थापन दे देगा, समय दे देगा, लास्ट में त्वरण देगा, जो कि स्टूडेंटों को वहाँ पर ख्याल ही नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग त्वरण का प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखते हैं दोस्तों कि त्वरण का प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो त्वरण जो होता है निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं सभी को। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान त्वरण का, है ना, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो भाई एक समान त्वरण, जैसा कि शब्द में ही आपको उसका परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एक समान त्वरण क्या है, तो यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, है ना, तो इस प्रकार परिवर्तन में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, राइट। यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन से जो उत्पन्न त्वरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, राइट, या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परिभाषा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि यदि समान समय अंतरालों में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, राइट। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिसे हम लोग असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि असमान त्वरण क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। तो बस इसी की तरह डिफिनेशन है वो भी, है ना,
कि यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो उस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण होता है असमान त्वरण कहलाता है या परिवर्ती त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं और परिवर्ती त्वरण को हम लोग कह लेते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन, राइट। तो ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख डाला है, ठीक। तो आप इसका सभी का नोट्स अच्छी तरह से बनाते रहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि समान समय अंतरालों में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो त्वरण परिवर्ती या असमान त्वरण कहलाता है, राइट। अब पॉइंट नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग दोस्तों, तीसरा टाइप है हमारा एक्सीलरेशन का, तो जिसे हम लोग कहते हैं औसत त्वरण, राइट। और इसे हम लोग कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन। तो देखिए यहाँ पे औसत त्वरण क्या होता है, तो इसे हम लोग परिभाषा के साथ समझ लेते हैं, ठीक, डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि कोई वस्तु परिवर्ती त्वरण के अधीन गतिमान हो, कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जो है असमान त्वरण से गतिशील है, ठीक। तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन, है ना, उसके वेग में जितना भी हुआ है परिवर्तन और उसके समय में जितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि कुल समय के साथ उसका अनुपात अगर हम लोग निकाल लें तो वस्तु का ये जो त्वरण होता है ये क्या कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। अर्थात अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर औसत त्वरण को ए ऊपर ये बार से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ए के ऊपर ये बार जैसा लगा देंगे हम लोग, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ एक्सीलरेशन कहलाएगा, ठीक। तो औसत त्वरण ए के ऊपर बार बराबर क्या हो जाएगा, v2, है ना, माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1। और कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर त्वरण वो जो हो त्वरण वो कैसा होना चाहिए, तो परिवर्ती त्वरण होना चाहिए, यानी कि उसके वेग में लगातार परिवर्तन होना चाहिए, है ना, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो उसके वेग में परिवर्तन जितना हुआ, मान लीजिए v2 माइनस v1, प्रारंभिक वेग v1 था और अंतिम वेग v2 था, तो इन दोनों में परिवर्तन कैसे निकलेगा, तो जब अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तब, है ना। और उसी के साथ समय अंतराल, यानी कि v1 वेग में जब गति कर रहा होगा वो पिंड चाहे वस्तु कोई भी चीज़ हो, है ना, तो उसका समय भी तो होगा, t1 समय या t2 समय लास्ट वाला, है ना। तो उसके समय में अंतर करने के बाद उन दोनों का अनुपात जो होगा वो क्या कहलाएगा, औसत त्वरण कहलाएगा, राइट। तो तीसरा टाइप भी समाप्त हो चुका। चलिए चौथा देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा त्वरण का चौथा प्रकार है जिसे हम लोग कहेंगे तात्कालिक त्वरण, ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि क्या कह रहा है हमारा तात्कालिक त्वरण, तो इसे समझिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए कि यदि औसत त्वरण, जो कि अभी हमने बताया कि त्वरण a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, है ना। तो वहाँ पर t2 माइनस t1 हम बोलते हैं कि t2 माइनस t1 करने पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बोला कि t2 माइनस t1 करने के बाद आपको कोई मान लीजिए कि घटाने के बाद डेल्टा t मिल जाए, है ना। उसी प्रकार अगर v2 माइनस v1 करने के पश्चात आपको डेल्टा v मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको समझिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल है ना, अत्यंत छोटा यानी बहुत ही छोटा, अर्थात कितना छोटा, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको टेंड्स टू जीरो कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा टी जो है जीरो की तरफ अग्रसरित है, अग्रसरित मतलब जीरो के लगभग में है ना, इतना छोटा सा सूक्ष्म समय अंतराल। तो इस दौरान वस्तु का जो त्वरण प्राप्त होता है उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक त्वरण कहलाता है, ठीक। तो फिर से समझा दूं आपको कि यदि औसत त्वरण का समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत छोटा हो तो, है ना, अर्थात कितना छोटा होना चाहिए, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो, तो इस दौरान वस्तु का त्वरण उसका तात्कालिक त्वरण कहलाता है। अर्थात क्या हो जाएगा कि तात्कालिक त्वरण को डेल्टा कह रहे हैं वेक्टर ए से सूचित करते हैं ना,
वेक्टर लगाया जाता है वो सदिश होता है इस कारण, ठीक। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये लिमिट क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेल्टा टी जो है समय अंतराल जो है 0 की ओर है ना, अग्रसरित है। तो समय जब 0 की तरफ अग्रसरित है तो उसके वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वही त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वो कैसा त्वरण रहेगा, तो तात्कालिक त्वरण रहेगा। या आप इसी चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं कि या वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। अब देखिए इसी पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप कि यदि एक बस 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से त्वरित होती है, यानी चलती है ना, वेग से, और 100 किलोमीटर प्रति आवर की गति को 6 सेकंड में प्राप्त करती है। कोई बस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से त्वरित हो रही है ना, और क्या करती है कि वो 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल पकड़ लेती है या गति कर लेती है ना, या वेग से चलने लगती है। तो हम यहाँ पे पूछ रहा है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सबसे पहले त्वरित किस वेग से हो रही थी, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो मान लेते हैं कि ये शुरू में चल रही थी ना, तो हम लोग कहेंगे कि u बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात यही ध्यान देना है आपको कि कभी भी त्वरण किलोमीटर पर आवर में नहीं बताया जाता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए आप कि 40 और किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, राइट। और बटा में आवर है तो आवर को बदलिए मीटर में, तो 60 से गुणा करेंगे, है ना। मतलब ये प्रति का मतलब होता है बटा, तो ये हमने बटा लिख दिया है, ठीक। ये 60 सेकंड हो गया, और गुणे, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 बार जब 60 से गुणा कर देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, सेकंड में बदल जाता है ना। तो 60 गुणे 60 करेंगे हम लोग, सॉरी दोस्तों 1 सेकंड लिखेंगे खाली, है ना। तो यहाँ पे देखिए 40 गुणे 1000 बटा में 60 गुणे 60 सेकंड आ जाएगा, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर होता है, फिर से समझ लीजिए, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, है ना। और 60 मिनट को फिर से हमको सेकंड में बदलना है, तो फिर क्या करेंगे, 60 तो रहेगा ही, और फिर 60 का गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाता है, राइट। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर 40 गुणे 1000 और बटा में क्या हो गया 60 गुणे 60 सेकंड। अब यहाँ से देखिए इसे काटते हैं हम लोग, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 2 तिया 6। अब इसे कटाइए, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6। कहने का मतलब है कुल मिलाकर कितना बचा, तो आपका 100 बचा है ना। कितना बचा दोस्तों, तो 100 बचा हुआ है, 100 और बटा में कितना बचा है, 3 तिया 9 बच गया, बटा में 9, राइट। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा दोस्तों, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों u बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इसे कटा देने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह से कटा दिए हैं, ठीक। और ये आया है 100 बटा में 9। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो 11.11 मीटर पर सेकंड आ जाता है ना। क्या आता है, तो प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग भी इसी प्रकार अगर हम लोग ले लें थोड़ा सा, तो अंतिम वेग क्या दिया हुआ है यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसे बदलेंगे हम किस में, मीटर में। तो 1000 से गुणा कर दीजिए ऊपर और भाग करिए 60 गुणे 60 से, तो ये बदल जाएगा सेकंड में, राइट। अब देखिए इसे डिवाइड कीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब फिर उसके बाद अगर हम 100 में 10 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, चाहे 100 गुणे 10 ही रखिए, और बटा में क्या हो जाएगा 6 जाके 36। अब देखिए 4 9 36 करिए और ये 25 बार में कटेगा, राइट। अब 25 में 10 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 250, और बटा में कितना हो जाता है 9। तो यहाँ पे आ गया कितना 250 बटा में 9। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है u बराबर कितना प्राप्त हुआ था 11.11 मीटर पर सेकंड,
उसी प्रकार v बराबर जो दिया हुआ था अंतिम वेग, तो हमने अंतिम वेग को v माना, v बराबर क्या लिखा 100 किलोमीटर पर आवर, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेने के बाद हमारा 250/9 आया, जिसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो 27.77 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। अब देखिए समय क्या दे चुका है, तो बोल रहा है कि और 100 किलोमीटर पर आवर की गति को 6 सेकंड में प्राप्त करती है। कहने का मतलब है कि समय का मान कितना दे दिया है 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप t बराबर कितना है 6 सेकंड है। तो अब बताना है वस्तु का त्वरण, तो समय क्या दिया है 6 और अंतिम वेग क्या है तो 27.77 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग क्या है, तो हमारा प्रारंभिक वेग u से सूचित किया हमने, और ये 11.11 मीटर पर सेकंड है। तो क्या होता है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे देखिए वेग क्या था अंतिम v और प्रारंभिक क्या था u, तो v माइनस यू बटा में समय क्या है हमारा t है। तो v का मान कितना है 27.77 और u का मान क्या है 11.11। घटा देंगे तो कितना आएगा, घटाकर और भाग देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा हमारा 16.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको ये बटा में 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसे आप डिवाइड कीजिएगा, तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये 6 दूना 12 और फिर पॉइंट, फिर इसमें से बचेगा 4, ठीक है, और 4 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 7 42 हो जाएगा 2 दशमलव, और फिर आपका 6 7 42, 4 6 आ जाएगा 6 7 42, यानी कि 2.77 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा a बराबर कितना आ जाएगा, तो 2.77 लगभग चला जाएगा, ठीक है, लगभग मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसे 8 कर लीजिएगा फिर भी हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा था पहला प्रश्न। अब चलिए एक प्रश्न संख्या सेकंड देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर सेकंड, तो बोल रहा है कि एक गतिमान कण के लिए विस्थापन जो दे रखा है हमारा यस बराबर 3t³ - 2t स्क्वायर मीटर है। 4 सेकंड पश्चात यानी बाद कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये क्या चीज़ है, विस्थापन अब दे चुका है, तो हमने आपको बताया था कि अगर विस्थापन में 2 बार परिवर्तन कर दिया जाए, विस्थापन में 2 बार परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, तो वो क्या बदल जाता है, त्वरण बदल जाता है, त्वरण में हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया है यहाँ पर कि चूंकि दिया है, और ध्यान दीजिएगा 4 सेकंड पश्चात पूछ रहा है ना, यानी t का मान दे दिया है। अगर आप 2 बार इसका अवकलन कर दे रहे हैं तो उसके बाद t बराबर 4 सेकंड रख के और फटाक देना मान अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। ये तो विस्थापन दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे कि यस बराबर 3t³ - 2t स्क्वायर मीटर दिया हुआ है ना। अब क्या करते हैं कि पहले विस्थापन में 1 बार परिवर्तन करेंगे तो वो बदल जाएगा वेग में। तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अवकलन को हम लोग d/dt से सूचित करते हैं, जिसके सापेक्ष में रखेंगे कहेंगे वो नीचे में होता है ना। तो ये हमने यस का किया है, तो ds/dt हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी d/dt लिखकर और ये पूरा का पूरा उसी तरह रख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि अब अवकलन जो है अलग अलग ले लेते हैं, तो यहाँ पर ds/dt उसी तरह रह जाएगा। अब यह अवकलन होगा पहले इस भाग का, फिर उसके बाद इस भाग का, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अचर जो होता है बाहर हो जाता है, तो अचर क्या हमारा 3 है कांस्टेंट, तो 3 बाहर, और ये t³ का अवकलन होगा तो dt³/dt, फिर माइनस है तो माइनस दे दिया हमने, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो बाहर कर दिया हमने, t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन यानी dt²/dt, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि जब भी, यहाँ पर ध्यान देना है अब आपको, जब भी यक्स के घात n का अवकलन करना हो, जब भी यक्स के घात n का अवकलन करना हो तो उसका अवकलन क्या होता है, जो ये n पावर होता है वो नीचे आ जाता है, उसके बाद इसके पावर में से यक्स के घात n में से 1 घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हमने n(x⁻n - 1) हो जाएगा, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये हमने 3 को एज इट इज रखा,
अब ये 3 क्या होगा, इस 3 में गुणा हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9। उसके बाद इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो 3 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, टी का घात 2। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस। अब क्या होगा, फिर वही वाला फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है ना। तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो 2 नीचे आएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 4। अब इसके पावर में से एक घट जाएगा, यानी टी स्क्वायर में से एक घटेगा तो क्या बचेगा टी, यानी कि डी एस अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, तो 9t स्क्वायर माइनस 4t है ना। तो ये आया हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी वेग आ गया। अब हमें त्वरण प्राप्त करना है, तो त्वरण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन हम लोगों को टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर है ना। हमने वहाँ पे अभी त्वरण के परिभाषा में यही बताया था कि जब विस्थापन में 2 बार परिवर्तन कर देते हैं तो किस में बदल जाता है, त्वरण में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी क्या होगा, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 9 और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का होगा तो 2 जो है पावर वो नीचे चला आएगा, तो नीचे जब आएगा तो 9 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा 18, और ये इसके पावर में से क्या होगा, ये घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल 18t। फिर यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, ये 4 कांस्टेंट है बाहर, टी का अवकलन क्या होगा, अब टी के सापेक्ष, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आप, समझा दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डी टी अपॉन डी टी, तो आप यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या है बराबर, तो कट के क्या देगा 1, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं, 4 बाहर हो जाएगा, टी का हम लोग करेंगे अवकलन टी के सापेक्ष, तो डी टी अपॉन डी टी क्या होगा 1 होगा। अब 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 18t माइनस 4। अब ये कर लेने के बाद अब देखिए कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 है। क्यों, क्योंकि विस्थापन में 2 बार परिवर्तन कर दिए तो वो किस में बदल जाएगा, त्वरण के है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, और ए बराबर, अब ये इस किसके बराबर है, तो 18t माइनस 4 के बराबर है, तो ये 18t माइनस 4 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ए बराबर क्या आ गया 18t माइनस 4। लेकिन क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोल रहा है 4 सेकंड पश्चात, कितने सेकंड पश्चात, 4 सेकंड के बाद कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी समय का मान दे दिया है। तो अब यहाँ पे जहाँ t है वहाँ पे 4 रख देंगे, आराम से आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए t बराबर 4 सेकंड पर कण का त्वरण, तो क्या हो जाएगा हमारा a बराबर 18 गुणे t के जगह पे क्या रखेंगे 4, और फिर माइनस 4, तो 18 चौको 72 माइनस 4, तो 72 में से 4 घटाएंगे तो 68 आ जाएगा, 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन है ना, ये सब IIT JEE मेंस और आपको इंटरमीडिएट में भी आपको काम देने वाला है, क्लास 11th में है ना। लेकिन बात ये समझने का मेन क्या होता है कि यहाँ पे आपको अवकलन और समाकलन पता होना चाहिए, राइट। अगर आपको अवकलन और समाकलन नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको समाकलन और अवकलन का पर्सनल वीडियो बनाकर और अपलोड कर दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों का सारा क्लियर हो जाए। ऐसे तो मैं खैर बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, अगर जो समाकलन अवकलन पढ़ा होगा तो अब इसके लिए अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है ना। तो अब आप देखिए ये समाकलन पर रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है कि एक कण का त्वरण, अब की बार त्वरण दे दिया है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय t पर, यानी जो समय है वो सेकंड में ही है ना, समय t पर निर्भर करता है। ये जो त्वरण है किस पर निर्भर करता है, तो समय t पर निर्भर करता है। बोला यदि कण समय t बराबर 0 पर 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करता है। बोल रहा है कि यदि जो कण है वो t बराबर 0, जब समय शून्य था तब वो कण 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा था,
यानी गति करना प्रारंभ कर दिया था। तो बोल रहा है तो 2 सेकंड के बाद त्वरण क्या होगा, राइट। कण का त्वरण क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक। त्वरण ज्ञात करें, ये थोड़ा सा मैं लिखा नहीं हूँ, ज्ञात करें, है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे त्वरण, अब त्वरण दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद, सॉरी दोस्तों ये वेग होगा, है ना, वेग ज्ञात करें, ठीक। कण का वेग, कण का वेग, ये वेग ज्ञात करना है, ठीक है, कि वेग क्या होगा। तो देखिए हम लोग पहले तो क्वेश्चन क्या किए थे कि हमें विस्थापन दिया था और त्वरण ज्ञात करना था। अगर वेग दे देता तो भी त्वरण ज्ञात हो जाता कि हम लोग अवकलन कर देते, लेकिन यहाँ पे देखिए कि त्वरण दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है वेग, है ना। तो यहाँ यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं और आपको मैं समझाना शुरू करता हूँ, राइट। तो a बराबर हमारा दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है त्वरण उसको लिख लेंगे। तो चूंकि दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्या मैं त्वरण को लिख सकता हूँ, त्वरण क्या परिभाषा होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या मैं a बराबर dv अपॉन dt लिख सकता हूँ, तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा यस, लिख सकते हैं। तो हमने a बराबर dv अपॉन dt लिख दिया और इसको उसी तरह हमने लिख लिया, है ना। ये वाला भी चीज़ किसके बराबर है, इसी के बराबर है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कि ये dt इधर डिवाइड में और इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमने dv छोड़ दिया और dt को इधर भेज दिया तो dt आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं छोटा छोटा ये क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन बता रहा है, हमें निकालना है वेग, है ना। हमें एक्चुअल में वेग निकालना है कि वेग क्या था जब t बराबर 2 सेकंड, जब t बराबर 2 सेकंड था तो वेग कितना था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेग के लिए दोनों तरफ समाकलन करने पर, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो समाकलन का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, तो दोनों तरफ समाकलन का सिंबल लगा लेंगे, है ना। तो इधर भी लगा ली, इधर भी लगाया और इधर भी लगाया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि यही हम लोग वेग में परिवर्तन का समाकलन करते हैं तो एक्चुअल में रियल वेग आ जाता है ना, जिसे हम लोग किसे सूचित करेंगे, v से। और अब देखिए यहाँ पर कि 3 हमारा कांस्टेंट है और ये बाहर हो जाता है और इसका फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि इंटीग्रेशन, इसे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। अगर आपको x के घात n का रूप का दिया हुआ है और dx के सापेक्ष उसका समाकलन करना है ना, तो क्या होता है कि ये x का घात n लेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और फिर n प्लस 1 ही नीचे लिखेंगे, राइट, बटा में। तो यही क्या कहलाता है, इसका समाकलन कहलाता है। ये x टू द पावर n का समाकलन क्या होता है, तो x n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 3 हम बाहर कर दिए, कांस्टेंट था। टी स्क्वायर का करेंगे तो t 2 प्लस 1 बटा में अब यही वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया, फिर प्लस, उसके बाद 2 बाहर निकाल लेते हैं। अब t का घात कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा t 1 प्लस 1, हमने लिख लिया यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। फिर उसके बाद 2, और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यदि आप केवल खाली अगर dx का समाकलन करते हैं तो ये आ जाता है x के बराबर, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो गया और dt का समाकलन क्या होगा, t हो जाएगा, है ना। और जब ये समाकलन हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट जिसे हम लोग c से सूचित करते हैं और इसे समाकलनीय नियतांक कहते हैं, है ना। तो अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3t³ हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3t³ और बटा में क्या हो जाएगा ये 3,
ठीक, ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। अब उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दिया हमने 2t² बटा में 2, तो हमने लिख लिया। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा उसी तरह। अब क्या बच गया है यहाँ पर, जब 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो TQ प्लस t² प्लस 2t प्लस c, और c क्या हमारा, तो समाकलन नियतांक है, राइट। इसको समीकरण नंबर 1 देकर और छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है कि यदि कण समय t बराबर 0 पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, यानी गति कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं, यहाँ पे c का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। c का मान निकाल के और फिर t का मान यहाँ पे रख देंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 2 सेकंड के बाद वेग क्या होगा कण का, है ना। तो यहाँ पे बस समय का मान दे दिया है यहाँ पे 2 सेकंड, तो यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन c क्या है हमारा, फंसा दे रहा है कि c क्या है भाई, c का तो मान ही नहीं पता है। तो c का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब समय t बराबर 0 पर वेग क्या था हमारा, 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो वेग कितना है हमारा, 2, तो यहाँ पे हम v की जगह पे 2 रखेंगे, और t जहाँ भी है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0। सो यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, फिर 2 × 0, है ना, अब प्लस c। तो ये यहाँ से यहाँ तक भाग जो है ख़त्म हो गया कहानी, है ना। c का मान क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने लिखा है इसलिए c बराबर 2। अब t बराबर 2 सेकंड पर, क्योंकि लास्ट में बोला है ना कि 2 सेकंड के बाद कण का वेग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि इसलिए t बराबर 2 सेकंड पर वेग क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, v बराबर t³, t का मान क्या रखेंगे, 2, 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद t² है तो t², t का मान क्या है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल है यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया, 2 है तो 2 दे दिया, t है तो t के जगह पे 2 रखेंगे, फिर प्लस c का मान हमने क्या निकाला है, 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे, इसको हल कर लेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, ये हो जाएगा v बराबर 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा t बराबर 2 सेकंड पे कण का वेग होगा कितना, तो 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, राइट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है ना, पूरा प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरा अच्छी तरह से। और मैं बता दूं कि अगर और भी अपडेट चाहते हैं कि नहीं, जितना भी डाला जाए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए, तो लाल कलर का वहाँ पे बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाकर, और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, है ना, उसको दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।